हेलो एवरीवन, हिस्ट्री के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। वाई इज़ द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं? द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स insights into the earliest cultures, agricultural practices, utilization of natural resources, livelihood methods, and the development of villages, cities, and kingdoms. जब हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें इंसाइट्स मिलती हैं कि बहुत पुराने समय में कल्चर क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हुआ करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से यूज़ किया करते थे, लाइवलीहुड मेथड्स क्या थे, विलेजेस, सिटीज़ और किंगडम्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता था। What is the significance of writing in ancient Indian history? Ancient Indian history में writing का क्या significance है? The writing played a crucial role in ancient India as it is the basis for the different forms of writing and languages prevalent in India today. तो जाहिर सी बात है, जो कोई भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अगर कुछ लिखा हुआ है तभी तो हम उसको यहाँ पे इस समय में डिकोड कर पाएंगे और हमें ये पता चल पाएगा कि पुराने के ज़माने में किस तरह से लोग लिखा करते थे और कौन कौन सी लैंग्वेजेस उस समय बोली जाती थी। हाउ डिड एंशियंट इंडिया बिकम अ क्रूसिबल ऑफ न्यूमरस रेसेस? एंशियंट इंडिया किस तरह से बहुत सारे रेसेस का क्रूसिबल बन गया? एंशियंट इंडिया अट्रैक्टेड वेरियस एथनिक ग्रुप्स such as pre-Aryans, Indo-Aryans, Greeks, Scythians, Hunas, Turks who settled in India and contributed to its culture. So जो भारत देश बना है यहाँ पे जो इसके मूल निवासी हैं, दो प्रिमिटिव पीपल, वो जनरली आदिवासीज हैं। लेकिन भारत में बाहर से भी लोग आए, जैसे आर्यंस आए, प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक्स आए, सिथियंस आए, हुनाज आए, टर्क्स आए। तो अलग अलग एरिया से अलग अलग रेसेस आकर के भारत में बसे, तब जाकर के यहाँ पे डाइवर्सिटी जाकर के बढ़ी। लेकिन भारत के जो ओरिजिनल मूल निवासी हैं वो यहाँ के आदिवासी हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन्स इन एंशियंट इंडिया? एंशियंट इंडिया में धर्म का क्या सिग्निफिकेंस है? एंशियंट इंडिया विटनेस द बर्थ ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म, and these religions influenced each other, leading to a diverse yet unified culture in the country. एंशियंट इंडिया में सबसे पहला जो धर्म था वो था बुद्धिज़्म, उसके बाद फिर आया जैनिज़्म, फिर ब्राह्मणिज्म, और ये सारे रिलीजन्स एक दूसरे के, जैसे किसी का फ्लॉज को निकाल करके उसमें कुछ करेक्शंस करने के लिए लोग अपना अपना धर्म बनाना शुरू कर दिए। सो दीज आर द रिलीजन्स जो एक दूसरे से प्रभावित हुआ करते थे। जैसे ब्राह्मणिज्म है, सो बुद्धिज़्म से प्रभावित है, सो बुद्धिज़्म पहला धर्म है, उसके बाद फिर ब्राह्मणिज्म आया। कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि ब्राह्मणिज्म को ही पहले मानते हैं, ऐसा नहीं है, बुद्धिज़्म पहले था। तो आप लैंग्वेजेस उठा करके आप देखोगे, ज़मीन का खुदाई होती है तो आपको बुद्ध ही बुद्ध नज़र आते हैं, रादर दैन कि ब्राह्मण जो रिलीजन है उसके जो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनका कोई भी मतलब प्रूफ्स नहीं मिलता है। लेकिन बुद्ध का बहुत सारा प्रूफ्स मिलता है, जैन के बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बुद्धिज़्म जैनिज्म के हैं ज़्यादा। तो ये सिग्निफिकेंस बताता है रिलीजन का एंशियंट इंडिया में। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन एंशियंट इंडिया? एंशियंट इंडिया में यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? एंशियंट इंडियंस सॉट यूनिटी एंड कंसिडर्ड द सब कॉन्टिनेंट एज वन, referred to as Bharatvarsh or the land of Bharat. Kings who ruled vast territories were called Chakravartins, and the country showed a deep unity despite its diversity. So ancient India यूनिटी मेंटेन करके रखता था और पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक मान करके चलता था, जो उसका नाम था भारतवर्ष या द लैंड ऑफ भारत। और जो राजा थे जो बहुत बड़े बड़े टेरिटरीज को रूल करते थे उनको चक्रवर्तीन बोला जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल चक्रवर्ती सम्राट अशोक। एंड द कंट्री शोड अ डीप यूनिटी डिस्पाइट इट्स डाइवर्सिटी। तो इसमें यहाँ पे अलग अलग जगह से रेसेस यहाँ पे हुआ, लेकिन इतने होने के बावजूद भी, डाइवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ पे यूनिटी बरकरार थी। हु वेर सम ऑफ द रूलर्स हु अचीव्ड पॉलिटिकल यूनिटी इन एंशियंट इंडिया? एंशियंट इंडिया में कौन कौन से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल यूनिटी को अचीव किया था? अशोक इन 3rd century BC, समुद्रगुप्त इन द 4th century CE, and Harshvardhan in the 7th century CE were some of the rulers who achieved political unity
to varying extents in ancient India. क्या बोला? बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 300 साल पहले, मतलब 300 थर्ड सेंचुरी मतलब 200 अराउंड समथिंग। सो उस टाइम पे बिफोर क्राइस्ट में अशोक हुआ करते थे, और जीसस क्राइस्ट के बाद में 4th सेंचुरी में मतलब 300 एडी में अराउंड समुद्रगुप्त का नाम आता है, और 7th सेंचुरी मतलब 600 समथिंग में हर्षवर्धन का नाम आता है। तो 3 राजा हैं जो जिनको पॉलिटिकल यूनिटी इन एंशिएंट इंडिया के लिए जाना जाता है। कौन कौन? सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। हाउ डिड इंडिया गेट इट्स नेम? इंडिया को किस तरह से उसका नाम मिला? इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंदुस। जो इंदु नदी है उससे नाम मिला है। जो फॉरेनर्स आते थे ना, तो वो पूरे कंट्री को इस रिवर को क्रॉस करके आते थे। सो इंडिया गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंदुस एज फॉरेनर्स नेम्ड द होल कंट्री आफ्टर दिस रिवर। इस पूरे रिवर के नाम पे फॉरेनर्स ने इंडिया को नाम दिया है। द वर्ड हिंद इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु। ठीक है, एक सिंधु वर्ड है, तो सिंधु से बन गया वो, आई मीन मतलब एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, एस को एच प्रोनाउंस करते थे, तो हिंदू हो गया। सो द वर्ड हिंद इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड टर्म सिंधु। संस्कृत बाद में लैंग्वेज आया है, इससे पहले का जो लैंग्वेज था वो पाली था। सबसे पुराना लैंग्वेज है भारत का पाली है, संस्कृत बहुत बाद में आया है। What served as lingua franca of India in the 3rd century BC? 3rd century BC में lingua franca मतलब what served as lingua franca of India? प्राकृत served as the lingua franca of India in the 3rd century BC. 3rd century BC मतलब around 200 के टाइम पे। तो जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत हुआ करती थी। So Prakrit languages are traditional local languages distributed during the Middle Indo-Aryan era in India. They were discovered through the inscriptions and literary works of the era. These languages were used by the localites in India from around 3rd century BC to 8th century AD. So 3rd century BC से लेकर के 8th century AD के अराउंड तक, इस टाइम पीरियड में इतने साल प्राकृत लैंग्वेज लोकल लोग बोलते थे। सो उसको लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया बोला जाता था। Which language acquired a prominent position and served as the state language in India? Sanskrit acquired a prominent position and served as the state language in India even in the remotest parts of the country. So जब ब्राह्मण कल्चर का, रिलीजन का उत्थान जब शुरू होने लग गया, जब ब्राह्मणिज्म फैलने लगा, तो संस्कृत लैंग्वेज पॉपुलर होने लग गया सारे लोगों में। लेकिन पहले भी ये संस्कृत लैंग्वेज कुछ ही लोगों को बोलने का अधिकार था, जनरली लोग प्राकृत ही बोलते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा है। हाउ वेयर द एंशिएंट मैथोलॉजिकल एपिक्स रामायणा एंड महाभारत स्टडीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन इंडिया? सो रामायण और महाभारत हिस्टोरिकल एपिक्स नहीं है, इनका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। ये सारे स्टोरीज हैं, माइथोलॉजिकल एपिक्स हैं, तो इनको किन किन पार्ट्स में स्टडी किया जाता था एंशिएंट इंडिया में? The ancient mythological epics रामायण एंड महाभारत वेर ओरिजिनल कंपोज्ड इन संस्कृत। सबसे पहले ओरिजिनल इसको संस्कृत में कंपोज किया गया था, बट वे आर प्रेजेंटेड इन डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले संस्कृत में किया गया, और उसके बाद तो इसका मतलब देख लीजिए कि ये एपिक्स हैं, बहुत बाद में आए हैं, ये कोई भी पहले के एपिक्स नहीं है। ये संस्कृत जब लैंग्वेज आया तब के एपिक्स हैं, क्योंकि पहला का जो लैंग्वेज है वो प्राकृत पाली है, उससे संस्कृत से पहले भी पाली बोला जाता था। तो अगर ये पहले होता तो डेफिनेटली ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई होती, लेकिन पाली लैंग्वेज तो बहुत पहले से शुरू से आ रही है, तो रामायण महाभारत बहुत बाद की बात है। सो ये लोकल लैंग्वेजेस में पहले संस्कृत में कंपोज किया, और उसके बाद फिर इसको लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र कराया गया अक्रॉस द कंट्री। सो रामायण तुलसीदास का रामायण है, तुलसी रामायण है, और फिर वाल्मीकि रामायण है, और महाभारत आपको पता है वेदव्यास का है। व्हाट टाइप ऑफ सोशल सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया? सोशल सिस्टम किस तरह का इंडिया में डेवलप हुआ? वर्ना और कास्ट सिस्टम डेवलप किया, जो कि पूरे कंट्री में फैल गया। और वर्ना और कास्ट सिस्टम में क्या होता है? सबसे ऊपर ब्राह्मण होता है, उसके बाद क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होता है, फिर शूद्र होता है, और दलित्स जो हैं इस 4 कैटेगरीज में नहीं आते हैं, वो सबसे नीचे भी आते हैं, और उनको अनटचेबल्स कंसिडर किया जाता है, और आदिवासीज वो भी अलग होते हैं। सो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो इंडियन कास्ट सिस्टम है पहले का,
वो हायरार्कियल था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, और उसके नीचे फिर दलित्स और आदिवासीज। तो आज का जो है इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है और इसको कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो जनरल कैटेगरी में ये तीनों हॉरिजॉन्टल में आ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देर इज़ नो सुपीरियॉरिटी, कोई भी सुपीरियॉरिटी नहीं है कि ब्राह्मण ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है। इफ़ एनीवन इज इन जनरल कैटेगरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब सेम लेवल पे हैं। और उसी लेवल पे आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, और उसी लेवल पे आपके एससीज जो कि दलित्स होते हैं, अनटचेबल्स, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। सो इस पूरा वर्टिकल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हॉरिजॉन्टल में कैटेगराइजेशन कर दिया ताकि कोई ऊपर और नीचा ना हो। सो दिस कास्ट सिस्टम आप लोग जानते होंगे वगैरह वगैरह। हाउ डिड द कास्ट सिस्टम अफेक्ट फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया? कास्ट सिस्टम किस तरह से फॉरेनर्स को अफेक्ट करता था जो कि इंडिया में आए? फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स वेर एब्जॉर्ब्ड इनटू वन कास्ट और अनदर, एंड द कास्ट सिस्टम अफेक्टेड द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हु कन्वर्टेड टू दीज रिलीजन्स। जो फॉरेनर्स इंडिया में आते थे ना एंशिएंट टाइम्स में, सो उनको किसी एक कास्ट में या फिर मतलब उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता था। जैसे किसी को क्षत्रिय बना दिया जाता था, किसी को ब्राह्मण बना दिया जाता था, किसी को शूद्र बना दिया जाता था, एंड सो ऑन। तो जनरली जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये जो हैं इसमें कन्वर्शन होता था। कोई भी फॉरेनर को ना तो दलित बनाया जाता था, ना कोई भी फॉरेनर को ना तो शूद्र बनाया जाता था। तो वो ये चीज़ था, किसी एक कास्ट में डाल दिया जाता था। और साथ ही साथ कोई भी अगर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स अगर इस ब्राह्मण रिलीजन में अगर कन्वर्ट होते थे तो उन पे भी ये कास्ट सिस्टम लागू हो जाता था। What are some examples of ancient material remains in India? एंशियंट मटेरियल रिमेन्स इन इंडिया के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। स्टोन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया एंड ब्रिक मोनास्ट्रीज इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में हमें ब्रिक मोनास्ट्रीज दिखती है और साउथ इंडिया में स्टोन टेम्पल्स दिखते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स बताइए एंशियंट मटेरियल रिमेन्स इन इंडिया के। साउथ इंडिया में स्टोन टेम्पल्स दिखते हैं और ईस्टर्न इंडिया में ब्रिक मोनास्ट्रीज दिखती हैं। How do vertical diggings provide information about the chronological sequence of the material culture? वर्टिकल डिगिंग्स किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्रोनोलॉजिकल मटेरियल से कल्चर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मिले। वर्टिकल डिगिंग्स इन द माउंट्स प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल कल्चर by revealing different layers of artifacts and structures buried over time. Vertical diggings in the mounds provide a chronological sequence of material culture by revealing different layers of artifacts and structures buried over time. So vertical digging का मतलब जैसे मान लीजिए किसी को आपने वर्टिकली डिग कर रहे हो तो पहले जो चीज़ मिला है, तो जो पहले मिला है तो वो ऑब्वियसली वो हिस्ट्री से मतलब हमारे प्रेजेंट से ज़्यादा करीब है, और जो और गहराई में और अंदर खोदते खोदते पूरा लास्ट में जो मिला है इसका मतलब वो सबसे पहले हुआ करता था। तो वर्टिकल डिगिंग से हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता चलता है। Why do excavations not give a complete picture of material life in many phases of ancient Indian history? Excavations है ना जो खुदाई है वो complete picture नहीं बताते हैं कि material life का जो अलग अलग phases में है ancient Indian history के। ऐसा क्यों? Horizontal diggings which would provide a more comprehensive view are costly and therefore less common in excavations. तो हॉरिजॉन्टल डिगिंग्स हम लोग नहीं करते क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिगिंग्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इसीलिए वो हम लोग को क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। मान लीजिए अगर हॉरिजॉन्टल डिगिंग्स और वर्टिकल डिगिंग्स दोनों ही चलेंगे ना तो वी विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि एक्चुअली मटेरियल लाइफ का किस तरह से फेजेस हुआ करता था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। सो लेट्स रिकैप वंस अगेन। Why is the study of ancient Indian history important? The study of ancient Indian history is important because it provides insights into the earliest cultures, agricultural practices, utilization of natural resources, livelihood methods, and the development of villages, cities, and kingdoms. What is the significance of writing in ancient Indian history? Writing played a crucial role in ancient India as it is the basis for the different forms of writing and languages prevalent in India today. How did ancient India become a crucible of numerous races? Ancient India attracted various ethnic groups such as pre-Aryans, Indo-Aryans, Greeks, Scythians, Hunas, Turks who settled in India and contributed to its culture. What is the significance of religions in ancient India?
Ancient India witnessed the birth of Buddhism, Jainism, Brahmanism, and these religions influenced each other, leading to a diverse yet unified culture in the country. What is the concept of unity in ancient India? Ancient Indians sought unity and considered the subcontinent as one, referred to the Bharatvarsh or the land of Bharat. Kings who ruled vast territories were called Chakravartins, and the country showed a deep unity despite its diversity. Who were some of the rulers who achieved political unity in ancient India? Asoka in the 3rd century BC, Samudragupta in the 4th century CE, and Harshvardhan in the 7th century CE were some of the rulers who achieved political unity to varying extents in the ancient India. तो देखो यहाँ पे इसको नंबर कैसे याद रखोगे? बिफोर क्राइस्ट 3rd है ना, फिर 4th सेंचुरी सी है, दोनों को ऐड कर दो, 7th बन जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा. तो ये नंबर सीरीज आपको याद रहेगा. और नाम क्या है? सबसे पहले अशोक है, उसके बाद फिर समुद्रगुप्त है, फिर हर्षवर्धन है. How did India get its name? India got its name from the river Indus, as foreigners named the whole country after this river. What served as the lingua franca of India in the 3rd century BC? Prakrit served as the lingua franca of India in the 3rd century BC. Which language acquired a prominent position and served as the state language in India? Sanskrit acquired a prominent position and served as the state language in India, even in the remotest parts of the country. How were the ancient mythological epics Ramayana and Mahabharata studied in different parts of India? Ancient mythological epics Ramayana and Mahabharata were originally composed in Sanskrit but were presented in different local languages across the country. What type of social system developed in India? The Varna or caste system developed in India, which prevailed almost all over the country. How did the caste system affect the foreigners who came to India? Foreigners who came to India in ancient times were absorbed into one caste or another, and the caste system affected Christians and Muslims who converted to these religions. What are some examples of ancient material remains in India? Stone temples in the South India and brick monasteries in the Eastern India. How do vertical diggings provide information about the chronological sequence of the material culture? Vertical diggings in mounds provide a chronological sequence of material culture by revealing different layers of artifacts and structures buried over time. Why do excavations not give a complete picture of the material life in many phases of the ancient Indian history? Horizontal diggings, which would provide a more comprehensive view, are costly and therefore less common in excavations. In which climatic regions are antiquities found in a better state of preservation? कौन से क्लाइमेटिक रीजन में एंटिक्विटीज़ फाउंड होते हैं इन अ बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन? एंटिक्विटीज़ आर फाउंड इन अ बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन इन द ड्राई climate of western Uttar Pradesh, Rajasthan, and northwestern India. So, in which climatic regions are the antiquities found in a better state of preservation? So, antiquities are found in a better state of preservation. कौन से एरिया में? ये जो कर्सर में घुमा रहा हूँ यहाँ पे, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो ये वाला जो सेक्शन है, सो दीज आर बेस्ट फॉर एंटिक्विटीज. What types of remains are found in moist and alluvial areas? What types of remains are found in the moist and alluvial areas? So moist और alluvial areas में किस तरह के remains पाए गए हैं? Impressive and large scale remains such as burnt brick structures or the stone structures are found in the moist and alluvial areas. Impressive large scale remains such as burnt brick structures or the stone structures are found in moist and alluvial areas. So moist और alluvial areas में किस तरह के structures find हुए हैं? Impressive large scale remains जैसे burnt brick structures और stone structures. What is the science that enables systematic excavation and understanding of ancient material life? So कौन सा science है जो हमें इनेबल करता है कि हम सिस्टमैटिक एक्सकवेशन कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें एंशियंट मटेरियल लाइफ को? उस साइंस का नाम है आर्कियोलॉजी. सो आर्कियोलॉजी इज द साइंस दैट इनेबल्स सिस्टमैटिक एक्सकवेशन एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द मटेरियल लाइफ ऑफ एंशियंट पीपल. हाउ आर द डेट्स ऑफ मटेरियल रिमेन्स डिटरमिन्ड इन इंडिया? हाउ आर द डेट्स ऑफ मटेरियल रिमेन्स? जो कुछ भी आपको खुदाई से मिलती है उसका हम पता कैसे लगाते हैं कि वो कितना टाइम पुराना है? द डेट्स ऑफ मटेरियल रिमेन्स आर फिक्स्ड यूजिंग द रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड. सो हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड. ओके, सो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग टाइम पीरियड पता कर लेते हैं कौन सा मटेरियल कितना साल पुराना है. हाउ इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन नोन इन एंशिएंट इंडिया?
क्लाइमेट और वेजिटेशन का हिस्ट्री हम लोग को एंशियंट इंडिया का किस तरह से पता चलता है? द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, पर्टिकुलरली थ्रू पॉलन एनालिसिस। सो एक टर्म होता है पॉलन एनालिसिस। जो प्लांट रिमेन्स होंगे ऑब्वियसली उसमें कुछ पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो वहाँ से हम लोग पॉलन एनालिसिस करते हैं और उससे हमें एंशियंट इंडिया का क्लाइमेट एंड वेजिटेशन का हिस्ट्री मतलब इतिहास पता चलता है। What scientific examination helps identify the sources of metals and the stages in metal technology department? कौन सा साइंटिफिक एग्जामिनेशन ये हेल्प करता है कि जो मेटल का सोर्स है वो क्या है और मेटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं? सो द एग्जामिनेशन ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स हेल्प्स आइडेंटिफाई द sources of the metals and the stages in metal technology department development. So metal artifacts का एग्जामिनेशन ये है साइंटिफिक एग्जामिनेशन। किसका? कौन सा? व्हाट साइंटिफिक एग्जामिनेशन? द एग्जामिनेशन ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट्स। So what scientific examination helps identify the sources of metals and the stages in the metal technology development? The examination of metal artifacts helps identify the sources of metals and the stages in the metal technology development. What information can be obtained from the examination of animal bones? So animal bones से हमें bones के examination से हमें क्या information मिलता है? The examination of animal bones helps determine whether the animals were domesticated and provides insight into their uses. तो एनिमल बोन्स के एग्जामिनेशन से हमें ये पता चलता है कि वो जो एनिमल है क्या उसको डोमेस्टिकेट किया जाता था या फिर वो वाइल्ड था, और उसका किस तरह से, उस एनिमल का किस तरह से यूज़ किया जाता था एंशियंट इंडिया में। What were ancient Indian coins made up of and how were they issued? एंशियंट इंडिया में जो कॉइन्स थे वो किस तरह से बनाए जाते थे और वो कैसे इशू होते थे, किस चीज़ के बने होते थे? सो एंशियंट इंडियन कॉइन्स वेयर मेड अप ऑफ मेटल के बने होते थे। उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड यूज़ होता था। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड, और उसको एक करेंसी के फॉर्म में इशू किया जाता था। सो एंशियंट इंडियन कॉइन्स वेयर मेड अप ऑफ मेटल, copper, silver, gold or lead and were issued as a form of currency. Which ruling dynasty came to India from the North Afghanistan and ruled in the 2nd and 1st centuries BC? कौन सा रूलिंग डायनेस्टी नॉर्थ अफगानिस्तान से आया था? सो अफगानिस्तान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, सो जो नॉर्थ अफगानिस्तान से कौन आए थे भारत में जो कि 1st और 2nd सेंचुरी में इंडिया में रूल किए? The Indo-Greeks came to India from the North Afghanistan and ruled in the 2nd and 1st centuries BC. So Indo-Greeks जो थे वो आए थे। So कौन सी रूलिंग डायनेस्टी आई थी अफगानिस्तान से, नॉर्थ अफगानिस्तान से? इंडो-ग्रीक्स आए थे। What were coin molds made of and during which period were they mainly used? जो कॉइन माउल्ड्स थे वो किस चीज़ के बने थे और वो मेनली किस समय में यूज़ होते थे? कॉइन माउंट्स वेयर मेड अप ऑफ बर्न्ड क्ले। सो क्ले को बर्न करके कॉइन माउंट्स बनाए जाते थे और वो उसको जनरली यूज़ किया जाता था कुशान पीरियड में। द फर्स्ट थ्री क्रिश्चियन सेंचुरीज, तो कुशान पीरियड के टाइम पे कॉइन माउल्ड्स यूज़ होते थे और वो बने जाते थे बर्न्ड क्ले से। वेयर आर मेनी ऑफ द डिस्कवर्ड होर्ड्स of the Indian coins preserved? Where are many of the discovered hoards of Indian coins preserved? जो एंशियंट इंडिया से हमें बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं ना, सो उनका कलेक्शन कहाँ पे है? मैनी डिस्कवर्ड होर्ड्स ऑफ इंडियन कॉइन्स आर प्रिजर्व। कहाँ पे उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है? सो उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है म्यूजियम्स में, कलकत्ता में, पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में, बम्बई में, मद्रास में। सो ये जो मेजर सिटीज़ हैं आपके, मोस्टली मेट्रो सिटीज़ हैं, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ के म्यूजियम्स में कॉइन्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है जो भी इंडियन कॉइन्स डिस्कवर हुए हैं। कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास। हाउ हैव द नेम्स ऑफ किंग्स, गॉड्स और डेट्स बीन मेंशन्ड इन ऑन लेटर कॉइन्स? किस तरह से किंग, गॉड्स या डेट्स को लेटर कॉइन्स में मेंशन किया जाता था? लेटर कॉइन्स मेंशन द नेम ऑफ द किंग्स, गॉड्स और डेट्स, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर द
reconstructing the history of ruling dynasties. How have the names of this been mentioned on the later coins? So later coins mention the name of the kings, gods or dates, providing valuable information for the reconstructing the history of रूलिंग डायनेस्टी. जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कनिष्का, फिर शाका, फिर किदारा, दुर्लभ. तो ये सब क्या है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंचुरी में किस तरह के कॉइन होते थे और वहाँ पे क्या है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. सो अर्ली टू मिड थर्ड सेंचुरी में आपका कनिष्क आ गया, मिड फोर्थ सेंचुरी में शाका आ गए, एंड ऑफ फोर्थ सेंचुरी में किदारा आ गया, सेवेंथ सेंचुरी में दुर्लभ आ गए. तो इस तरह से कॉइन का भी नेचर और उसमें जो गॉड और किंग था और डेट था वो सब चीज़ मेंशन हुआ करता था. विच डायनेस्टी इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स? कौन सा डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सोने के सिक्के को इशू किया था? गुप्ता डायनेस्टी. द गुप्ता डायनेस्टी इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. कौन से डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सोना का सिक्का इशू किया था? गुप्ता डायनेस्टी. हाउ डिड गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड गोल्ड स्मिथ्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द इशुएंस ऑफ कॉइन्स? किस तरह से गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स और गोल्ड स्मिथ्स कॉन्ट्रीब्यूट करते थे कॉइन्स के इशू में? गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड गोल्ड स्मिथ्स इशूड कॉइन्स विद द परमिशन ऑफ रूलर्स, इंडिकेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. तो वहाँ के जो रूलर हुआ करते थे ना, उनसे परमिशन ले लेते थे और गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स और गोल्ड स्मिथ्स सिक्के को इशू करते थे, कॉइन्स को इशू करते थे, क्योंकि उनको पता था कि क्राफ्ट कोई भी कॉमर्स होगा या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होंगे तो बार्टर सिस्टम तो अब नहीं चलने वाला है, इसलिए कुछ ना कुछ तो हमें कॉइन्स या करेंसी इशू करनी पड़ेगी. सो रूलर के परमिशन से करते थे. विच पीरियड सॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग दोज मेड अप ऑफ लेड, टिन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड? ओके, लेड, पोटिन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड. तो ये सब मटेरियल्स के कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स देखे गए हैं? सो द पोस्ट मौर्य टाइम्स सॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स मेड फ्रॉम द वेरियस मेटल्स इंक्लूडिंग लेड, पोटिन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड. सो मौर्य डायनेस्टी के बाद में द पोस्ट मौर्य टाइम्स सॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कॉइन्स made from various metals including lead, potin, copper, bronze, silver and gold. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.